हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 साउंड। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए साउंड के रिगार्डिंग। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसका सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। किस प्रकार न्यूटन ने अपना फॉर्मूला बताया साउंड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली हमें एक चीज़ तो पता है कि जो साउंड वेव्स जो होते हैं वो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और जैसे कि हमने डायग्राम के हिसाब से भी आपको बताया था कि कभी भी जब लाइक कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है, इस प्रकार जो भी साउंड वेव्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। और इसका जो प्रोपैगेशन होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का, ये जो है स्टडी किया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्टडी जब उन्होंने किया था, उन्होंने एक चीज बोला कि जो डेंसिटी होता है मीडियम का वो ग्रेट होता है किस पे, कंप्रेशन पे। यानी कि जो भी मीडियम होगा उसके पास सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होगा, कंप्रेशन पॉइंट पे होगा, यानी कि इस तरह होगा। एंड सबसे छोटा कहाँ होगा, यहाँ पे, दैट इज रेयरफैक्शन के पास होगा। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने, न्यूटन ने जब स्टडी किया लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के प्रोपैगेशन के बारे में, तो एक क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो भी मीडियम रहे उसका जब कंप्रेशन आएगा तो उसके पास जो डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, यानी कि हाई पे रहेगा सबसे ज़्यादा, एंड सबसे ज़्यादा स्मॉलर या फिर लोअर कहाँ रहेगा, रेयर फ्रैक्शन पे रहेगा। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी अपॉन द मीडियम। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो इलास्टिसिटी यानी कि कितना फ्लेक्सिबल वो वेव्स है, एंड दूसरा वो मीडियम का डेंसिटी क्या होने वाला है, उसके कंप्रेशन रेयरफैक्शन में किस प्रकार का डेंसिटी वर्क करने वाला है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने अपना फॉर्मूला भी डिस्कस किया। तो फॉर्मूला उन्होंने बताया, न्यूटन्स फॉर्मूला जो रिलेशन है उन्होंने बताया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो, यानी कि इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी। यानी कि आप जब स्क्वायर रूट करोगे इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी का एक लाइक डिवीजन कर लोगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ का वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे मतलब स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ई क्या है आपका, प्रॉपर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड हेंस इसके हिसाब से एक और चीज़ उन्होंने बोला कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला रहेगा स्पीड ऑफ साउंड का, वो भी कौन से मीडियम में, एयर में। ठीक है ना, हवा के मीडियम में उन्होंने बोला कि वो जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला रहेगा वो इज इक्वल टू रहेगा अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। और यहाँ पे जो P रहेगा इट इज नथिंग बट द प्रेशर। क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, वो भी कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया, तो P इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय G, यानी H D G को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से P का वैल्यू मिल जाएगा। और रो तो क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो जो भी मीडियम हमने यूज किया है उसका डेंसिटी ऑब्वियसली पता रहेगा, तो डेंसिटी डाल देंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP पे अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P इज इक्वल टू H D G के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे H का जो वैल्यू है मर्क्यूरी का, यहाँ पे दैट इज 0.76 लाइक मीटर ऑफ मर्क्यूरी हमने क्या लिया यहाँ पे, हाइट ले लिया यहाँ पे, दैट इज डी जो है आपका 13600 ले लिया हमने डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। फिर रो जो है डेंसिटी ऑफ एयर, जो मीडियम है हमारा, तो मीडियम क्या है यहाँ पे हमारा, एयर इज द मीडियम, तो 1.293 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ द एयर है। और ग्रेविटी सभी को पता है 9.8 होता है। तो एच डी जी, एच का वैल्यू 0.76, डी का 13600 और जी का वैल्यू 9.8, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय जो डेंसिटी है एयर का यानी मीडियम का, तो एयर क्या है 1.293। ये सभी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि है स्पीड ऑफ द साउंड, वी से हमने डिनोट किया है। तो वी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। तो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 279.9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो वो एयर में कितना होता है, 279.9, नियर अबाउट 280 आप बोल सकते हो। तो 280 मीटर पर सेकेंड है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखना है। और ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फॉर्मूला। कि ये जो हमने पढ़ा, ये जो वैल्यू हमने पढ़ा वो किसके अकॉर्डिंगली है, न्यूटन्स फॉर्मूला के हिसाब से है। तो ये न्यूटन्स ने यहां तक बताया, क्लियर है। अब आए कौन, लैप्लेस। तो लैप्लेस का करेक्शन फॉर्मूला भी आया यहाँ पे। तो लैप्लेस का करेक्शन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लैप्लेस वो बोलता है कि जो जनरेशन है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वेव्स का, ये
एक स्लो प्रोसेस नहीं है बल्कि एक रैपिड प्रोसेस है, क्योंकि न्यूटन्स ने कुछ और बताया था। और यहाँ पे जो लैपलास आया उनका करेक्शन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो उन्होंने बोला कि जो जनरेशन हो रहा है किसका, कंप्रेशन का और साथ में रेयरफैक्शन का, ये कोई एक स्लो प्रोसेस नहीं है बल्कि एक फास्ट प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है। और हीट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा कंप्रेशन के दौरान क्या हो जाएगा, एंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, यानी कि जब भी कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा, एंड जब भी रेयरफैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अगेन वही जो हीट प्रोड्यूस हुआ था वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और यही हीट क्या हो जाएगा, लाइक कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहेगा साइकिल के अकॉर्डिंगली, एंड ये हीट डज नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर डिसिपेशन, यानी कि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो डिसिपेट हो सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो अगेन लॉस्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, एंड जिसके वजह से आप बोल सकते हो ड्यू टू दिस द टोटल हीट कंटेंट रिमेन्स द सेम, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हीट आपने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंप्रेशन के दौरान उतना ही हीट लॉस्ट भी हो रहा है रेयरफैक्शन के दौरान। तो कंटिन्यूअसली जब भी ये होता रहेगा वेव्स, तो ये एक बार हीट प्रोड्यूस हुआ फिर लॉस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ लॉस हुआ, यानी कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन के अकॉर्डिंगली ये हीट प्रोड्यूस भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो भी है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिमेन द सेम एंड सच अ प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हीट रिमेन्स कांस्टेंट देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपको याद होगा। क्लियर है, तो इस चीज को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी है, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको याद रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस ये जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो होती है ना, जो भी वेव्स की रहेगी वो क्या रहेगी, एडियाबैटिक रहेगी, यानी कि इसका जो हीट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, एंड नॉट आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, यानी कि एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो कि न्यूटन ने बताया था कि वो आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे एक चीज हमें प्रूफ हो गया, किसके हिसाब से, लैपलास के करेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से प्रूफ हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एयर का है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक फॉर्मूले से जिसका नाम है E इज इक्वल टू रो पी, ठीक है ना, E इज इक्वल टू, ये गैमा बोलते हैं, रो नहीं बोलते हैं, इसको गैमा बोलते हैं, रो तो आपका ये वाला है और ये ऐसा सिंबल है तो इसको गैमा बोलते हैं। ठीक है, तो गैमा मल्टीप्लाई पी, यानी कि पी इज द प्रेशर ऑफ द मीडियम, गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि गैमा का जो वैल्यू आएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली, तो गैमा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गैमा क्या है, Cp अपॉन Cv का वैल्यू है। तो अगर मुझे कोई भी गैमा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि जो भी मेरा स्पेसिफिक हीट है एयर का एट कांस्टेंट प्रेशर का, उसको मैं डिवाइड करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ स्पेसिफिक हीट का, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो गैमा का मिलेगा। तो एयर के हिसाब से अगर बात करें, जो नॉर्मल रेशियो माना जाता है, जो कैलकुलेट किया गया है कि Cp/Cv का जो वैल्यू होता है वो 1.41 होता है। तो इसके लिए हम लोग गैमा का वैल्यू क्या लेंगे, गैमा इज इक्वल टू 1.41 ले लेंगे। ठीक है, और यही गैमा इज इक्वल टू 1.41 यहाँ पे हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं, तो ई का वैल्यू हमें मिलेगा, तो ई इज इक्वल टू ये हमें मिल सकता है। तो ये जो न्यूटन्स का जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का एयर का, तो इसको मॉडिफाई किया था लैपलास के हिसाब से, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिला, क्या मिला, दैट इज गैमा पी अपॉन रो। देखो फॉर्मूला क्या था, बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट इज E/P, ये आपने अभी स्टडी किया था इसके पहले, ठीक है ना, E/P फॉर्मूला देखा था, दैट इज इलास्टिसिटी अपॉन, सॉरी E/P माफ कीजिएगा, ठीक है, ये जो हमारा अभी फॉर्मूला देखा था हमने, इसका फॉर्मूला न्यूटन्स का फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का क्या फॉर्मूला था, दैट इज E अपॉन रो था, ये फॉर्मूला था, करेक्ट है। अभी इसके पहले हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे एक चीज हमें पता चला कि जो E का वैल्यू है वो क्या है, गैमा इंटू पी है, ठीक है ना, ई का वैल्यू क्या है, गैमा इंटू पी, तो हम ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गैमा इंटू पी लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, रो, तो गैमा पी अपॉन रो अंडर रूट में, ये क्या बन गया, एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गैमा की जगह पे हमने क्या डाल दिया 1.41, और पी क्या होता है, दैट इज HDP होता है, HDG यानी कि H0.76, D 13600 एंड G 9.8, और उसको डिवाइड करेंगे रो से जो कि है मीडियम एयर का 1.293, ये सभी को जब कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल गया यहाँ पे 332.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो लैपलास के हिसाब से हमने जो स्पीड ऑफ साउंड निकाला वो कितना आ रहा है, 332.3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे एक चीज क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो न्यूटन्स ने बताया था, जो साउंड का जो स्पीड का बताया था, वहां से कितना आ रहा था, लगभग 280 आ रहा था, लेकिन यहां से कितना आ रहा है, 332 आ रहा है, यानी कि डिफर करता है। और यहां से लैपलास ने इस चीज को करेक्ट करके दिखाया, तो इसीलिए इसको लैपलास का करेक्शन बोलते हैं, लैपलास का करेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को।
एंड ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको आने वाले लेक्चर्स में। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, कैसे कौन कौन से फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा एंड अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।